नाउ वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, एक सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ, देखो आपने रेजिस्टेंस के साथ AC सर्किट को जोड़ दिया है। नाउ AC सर्किट है तो ऑल्टरनेटिंग EMF आप सप्लाई कर रहे हो, तो सप्लाइड EMF कितना है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू, नाउ सप्लाइड EMF E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, आप इसमें से रेजिस्टेंस में से पास कर रहे हो। E इज इक्वल टू IR। ओके, E की वैल्यू आपको पता है, E इज इक्वल टू IR होता है। अब E क्या है, आपने ऑल्टरनेटिंग EMF कितना निकाला, E0 साइन ओमेगा टी। तो E किसके बराबर है, E0 साइन ओमेगा टी। I निकालो, यहाँ से क्या आएगा, I इज इक्वल टू, R नीचे चला जाएगा, E0 बाय R साइन ओमेगा टी। इफ़ वी अज्यूम E0 बाय R इज़ I0, अगर हम मान लें E0 बाय R कितना है, I0, तो I क्या आ जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी। ओके, इसको हम I0 मान लें तो I क्या आ जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी। बेसिकली आप EMF और करंट में ना फेज़ रिलेशन निकाल रहे हो। फेज़ रिलेशन क्या होता है, साइन का आर्गूमेंट चेक करना आपने। साइन का आर्गूमेंट मतलब साइन किस फंक्शन पे लगा हुआ है। अगर आप ऑल्टरनेटिंग EMF में देख रहे हो तो साइन का आर्गूमेंट क्या, ओमेगा टी। और अगर करंट में देख रहे हो, ऑल्टरनेटिंग करंट में देख रहे हो, तो साइन का आर्गूमेंट क्या, ओमेगा टी। तो दे बोथ आर इन द सेम फेज। तो अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है और वो AC के साथ कनेक्टेड है, तो ऑल्टरनेटिंग EMF और करंट सेम फेज में, क्योंकि इनके आर्गूमेंट्स क्या हैं, सेम। ओके, व्हाट इज सेम फेज मीन्स आर्गूमेंट ऑफ कोसाइन और साइन। अब इसको डायग्राम बनाना, फेसर डायग्राम बनाना। देखो फेसर ना हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने एक वेक्टर लिया, इधर आपने ओमेगा टी ड्रॉ कर लिया, एंगल। ठीक है, ओमेगा टी इज एंगल, साइन का एंगल है ना, साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा टी मतलब साइन का एंगल, यहाँ ड्रॉ कर लिया। इधर E और I कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो आप। पहले आप E ड्रॉ करो, E इज़ दिस मच, सपोज दिस मच। E क्या था, E इज़ इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, है ना। तो E का एंगल कितना था, ओमेगा टी। तो E कितने एंगल पे है, ओमेगा टी। I क्या था, I0 साइन ओमेगा टी। तो I भी कितने एंगल पे है, ओमेगा टी पर। दोनों सेम एंगल पे, देखो मैंने दोनों सेम लाइन पे दिखाए हैं, E और I दोनों क्या हैं, सेम एंगल पे हैं, ओमेगा टी। इनकी मैक्सिमम वैल्यू में डिफरेंस होगा। E इज इक्वल टू IR। E जो है ना, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके आता है। तो डेफिनेट सी बात है कि जो EMF होगा उसकी वैल्यू करंट से तो ज़्यादा ही होगी। तो EMF, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF आपने ये दिखाई है, E0, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आपने ये दिखाई है, I0। दोनों का एंगल क्या है, सेम। तो आप अगर आप EMF और करंट को, अगर आप EMF और करंट को ऐसे डायग्राम दिखाएं, EMF का डायग्राम देखो क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग EMF ऐसे, और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, वो भी ऐसे होगा। ओके, alternating EMF and alternating current, they are in the same phase. The next is AC circuit containing inductance only. आपके पास AC ये आपने alternating EMF को, सोर्स को, AC सोर्स है, आपने इंडक्टर के साथ जोड़ा। ओके, नाउ सप्लाइड EMF कितना है, ये आप सप्लाई कर रहे हो, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी सप्लाई कर रहे हो। सेल्फ इंडक्टेंस आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कॉइल की। अगर आप ऑल्टरनेटिंग EMF इसमें से सप्लाई करो, ऑल्टरनेटिंग EMF मतलब बढ़ता हुआ करंट, ऐसे होता है ना ऑल्टरनेटिंग EMF। अगर आप बढ़ता हुआ करंट इसमें सप्लाई कर रहे हो तो क्या प्रॉपर्टी होती है कॉइल की, कॉइल की प्रॉपर्टी होती है इसमें इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा जो इस बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा। तो इसमें EMF आएगा E, किस डायरेक्शन में आएगा, अगर करंट इधर बढ़ रहा है तो EMF इसको अपोज करेगा। तो E किसके बराबर हो जाएगा, -E, इसको अपोज करेगा। बट व्हेन दिस EMF इज अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर इट विल इंड्यूस सच दैट इट विल अपोज द E। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इधर से ये जा रहा है, इधर से इंड्यूस EMF इसको अपोज कर रहा है, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। E इंड्यूस EMF और E ऑल्टरनेटिंग EMF एक दूसरे की इक्वल एंड ऑपोजिट है। अब इंड्यूस EMF का फॉर्मूला क्या होता है, LdI/dt किया हमने, -E, माइनस से माइनस कैंसिल, तो E कितना आ जाएगा, LdI/dt। हमने I निकालना है यहाँ से। E क्या है, LdI/dt। I निकालने के लिए पहले DI निकालो, यहाँ से DI क्या आ जाएगा, E/LDT। E/LDT आ गया, यहाँ से L नीचे ले लो। E/LDT व्हाट इज़ E, E इज़ E0 साइन ओमेगा टी।
ई की वैल्यू पुट करो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें तो आई चाहिए, हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, आई ई नॉट बाय एल कॉमन ले लें, साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी को सॉल्व करो तो क्या आता है, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस अपॉन ओमेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो आपके पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढनी है। देखो एक ऐसा कांस्टेंट, देखो आपने डायमेंशन पढ़ी है, डायमेंशन एनालिसिस क्या कहती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि दोनों तरफ की डायमेंशंस ना सेम होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या होती है, सेम। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, करंट, तो राइट हैंड साइड पे एक ऐसा कांस्टेंट ढूंढना है जिसकी डायमेंशंस तो करंट की हो पर वो कांस्टेंट। बट करंट तो यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि करंट कैसा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है जो लगातार चेंज हो रहा है। तो आपको एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसकी डायमेंशंस करंट की हो पर वो कांस्टेंट हो, मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट। इन दिस यू हैव टू कांस्टेंट शुड चूज द डायमेंशन ऑफ करंट एंड ऑल्सो टाइम इंडिपेंडेंट, जो टाइम पे डिपेंड ना करती हो। कांस्टेंट हो मतलब टाइम पे डिपेंडेंट, पर ऐसा तो है ही नहीं। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर तो टाइम के साथ ही करंट वेरी करता है, टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है, तो आपको ऐसा कांस्टेंट मिलेगा ही नहीं जिसकी डायमेंशन तो करंट वाली हो पर जो टाइम के साथ चेंज ना हो, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट हो। तो दिस कांस्टेंट इज़ 0। तो आपके पास क्या आया, आई आ गया ई नॉट बाय एल ओमेगा, माइनस बाहर ले लिया आपने, एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी को आप कैसे लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा कैन बी रिटन है साइन 90 माइनस थीटा। तो मैंने लिख दिया। क्यों हमने साइन लिखा है इसको, क्योंकि आपने कंपेयर करना है। आपके पास जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ था उसमें क्या था, साइन था। आप आर्गूमेंट कंपेयर करोगे ना, साइन के ब्रैकेट में क्या है, साइन के एंगल में क्या है, तो कंपेयर करने के लिए आपको दोनों तरफ साइन चाहिए। कॉस ओमेगा टी को आप साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा, अब आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आप पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी है ना, तो इसको लिख दो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 ऑफ माइनस, लिख सकते हो ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है ना, तो माइनस बाहर आके माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, और अंदर क्या बचा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ई नॉट बाय एल ओमेगा, लेट दिस बी आई नॉट, इसको क्या मान लिया हमने, आई नॉट, ओके। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, कंपेयर करो अब इसको। आई की वैल्यू है साइन ओमेगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और ईएमएफ की वैल्यू क्या थी, साइन ओमेगा टी। यहाँ साइन के ब्रैकेट में क्या है, आर्गूमेंट क्या है, साइन का ओमेगा टी। यहाँ साइन का आर्गूमेंट क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मीन्स इन एंड प्योर इंडक्टर सर्किट, अगर आपके पास एक ऐसा एसी सर्किट है जिसमें आपने एसी सर्किट में इंडक्टर लगाया हुआ है, तो उसमें करंट 90 डिग्री लैग करता है। ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 मतलब इससे 90 डिग्री पीछे है करंट, ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे है, करंट इज़ लैगिंग बाय 90 डिग्री, ओके। in an AC circuit containing inductor, current lags the voltage by 90 डिग्री, मतलब करंट 90 डिग्री पीछे है। तो देखो फेजर डायग्राम क्या है, वेक्टर से दिखाओ, पहले ईएमएफ दिखा दो वेक्टर से। अब करंट इससे 90 डिग्री पीछे है तो 90 डिग्री पीछे आ जाओ, ये 90 डिग्री आप पीछे आ गए, ये आपके पास करंट आ गया। किसकी मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा होगी, ये भी बताते हैं ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कम है, तो ये वेक्टर बड़ा दिखाना है, ये वेक्टर थोड़ा छोटा दिखाना है। दोनों में कितना एंगल है, ये से 90 डिग्री आगे है, मतलब करंट इससे 90 डिग्री पीछे है। अब देखो ये कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने ईएमएफ ड्रॉ किया, करंट कैसे आएगा, करंट आएगा 90 डिग्री पीछे, मतलब जब ईएमएफ 90 डिग्री चल चुका है तब करंट शुरू होगा, है ना। 90 डिग्री पीछे होने का मतलब है जब ईएमएफ 90 डिग्री चल चुका है। बेसिकली ये अगर ईएमएफ है ना, तो देखो ये होता है 0, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180, ये होता है 270, और यहाँ पर लास्ट में आता है 360। मतलब ये आपके पास ये 90 होती है, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ, ये 90 है, ठीक है, ये 90 है। मतलब जब वोल्टेज यहाँ पहुँचेगी ना तब करंट चलना शुरू होगा। करंट 90 डिग्री पीछे होने का मतलब है कि जब वोल्टेज यहाँ पर पहुँचेगी तो तब करंट चलना शुरू होगा। देखो ज़रा, ये वोल्टेज जब यहाँ पहुँची तो करंट यहाँ से चलना शुरू होगा, ये यहाँ से ये करंट चला, समझे। और इसका मैग्नीट्यूड नो डाउट कम होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, मैक्सिमम वैल्यू कम है, ऐसे चलेगा करंट। सो दिस इज़ द फेजर डायग्राम फॉर अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर। नेक्स्ट इज फेजर डायग्राम
अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। अभी देखो ना ई नॉट, अब देखो हमने आई नॉट किसको माना था, आई नॉट हमने माना था ई नॉट बाय एल ओमेगा, इसको हमने आई नॉट माना था ना। अब इस पे आ जाओ, ई नॉट क्या है, आई नॉट बाय एल ओमेगा। आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला ई का, आई का फॉर्मूला तो होता है वी बाय आर या ई बाय आर, एक ही बात है, ये पढ़ा हमने। मतलब अपॉन में रेजिस्टेंस आता है, तो यहाँ देखो ई नॉट ऊपर तो ई एम एफ है, तो अपॉन में क्या आया, रेजिस्टेंस। तो इसको हमने एल ओमेगा को हमने क्या नाम दिया, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। इसको हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस का। व्हाट इज़ रिएक्टेंस, बेसिकली रिएक्टेंस कुछ और नहीं, इंडक्टर के अंदर का रेजिस्टेंस है। अगर आप सिंपल रेजिस्टेंस ले रहे हो, रजिस्टर ले रहे हो, तो रेजिस्टेंस को आप आर से दिखाते हो। अगर आप इंडक्टर ले रहे हो ना, तो इंडक्टर के अंदर भी तो रुकावट है, पर उसको आर से नहीं दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे एक्स एल से, और जिसको आपने क्या नाम दिया, एल ओमेगा। मतलब रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस आप आर से दिखाते हो, इंडक्टर के अंदर आप रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, इंडक्टर के अंदर आप रुकावट किससे दिखाते हो, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। इसको आपने क्या कहा है, अपॉन में रेजिस्टेंस होता है ना, तो एक्सएल मान लिया इसको एल ओमेगा, और जिसका नाम आपने क्या दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई नहीं, पुट कर दो, 2 पाई नहीं हुआ। नाउ फॉर डीसी, अगर आप डीसी की बात करते हो, डीसी में फ्रिक्वेंसी तो होती नहीं, इंडक्टर को आप डीसी के साथ जोड़ो तो इसमें फ्रिक्वेंसी तो होती नहीं, कांस्टेंट करंट होता है ना डीसी, न्यू इज़ ज़ीरो, तो एक्सएल इज़ ज़ीरो। मतलब अगर आप डीसी पास करते हो इंडक्टर में से, तो ये कोई रुकावट नहीं देगा। एक्सएल ज़ीरो होने का मतलब है रुकावट, ओके। अगर आप डीसी पास करते हो इंडक्टर में से, इट विल ऑफर नो रेजिस्टेंस, ओके। इंडक्टर के लॉज डीसी टू पास इजीली। नाउ यूनिट्स देखो, अब इसके देखो मैंने क्या कहा था, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, ये क्या है, रुकावट है, रेजिस्टेंस है, तो इसके यूनिट्स भी रेजिस्टेंस वाले होंगे। रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम, तो इसके भी यूनिट्स ओम होंगे। देखो कैसे निकलेंगे, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा होता है, एल के यूनिट्स अभी आपने पिछले टॉपिक में किए थे हेनरी, ओमेगा क्या होता है, 1/t, तो 1/t मीन्स अपॉन सेकेंड, तो हेनरी अपॉन सेकेंड। हेनरी क्या होते हैं, एल आपने पढ़ा था, एल क्या होता है, ई डी आई बाई डी टी, ये भी आपने पढ़ा। व्हाट इज़ ई, ई इज़ वोल्ट, डी आई बाई डी टी एम्पियर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड ये वाला सेकेंड से ये वाला सेकेंड कट गया, वोल्ट बाय एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वी अपॉन आई, क्या आ गया, आर, ओम आ गया। तो देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस के यूनिट्स भी क्या आएंगे, ओम के ही आएंगे। मतलब इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस को आप इंडक्टिव रिएक्टेंस कहोगे। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन अ इंडक्टर। थैंक यू।